ओट, शांत 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 एकदम। तो भाई हम तो आपका बीएड का सिलेबस पूरा कर दिए। आप कहां तक पूरा और आप कब पूरा करेंगे बताइए। क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो हम दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। क्योंकि हमने लर्निंग में एक विधि और सीखा था जिसको हम लोग कहते हैं दंड विधि, पनिशमेंट मेथड। लर्निंग में यह भी बहुत अच्छा काम करता है। और पनिशमेंट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए भैया? हम लोगों ने जो है अभी तक हम सब कवर कर लिए अपना यूनिट थर्ड, यानी जो चौथा पेपर है एक्शन रिसर्च, उसका ए वाला पार्ट हम लोग कवर कर लिए। अब हम यूनिट थर्ड का जो बी वाला पार्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इसी यूनिट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स इन एक्शन रिसर्च एंड देयर यूज, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का मूल्यांकन और उनका उपयोग। हम यह देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो परिणामों का मूल्यांकन है वह क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। ठीक, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटू सा कित्तू सा सिलेबस है। इसको हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का मूल्यांकन और उनका उपयोग। बताया गया कि क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स वह प्रक्रिया है, यानी ये इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शोधकर्ता यह समझता है कि अपनाई गई क्रियाओं और हस्तक्षेपों का क्या प्रभाव पड़ा। इससे यह तय किया जाता है कि समस्या कितनी हल हुई और किस हद तक सुधार आया और आगे कौन से कदम उठाए जाए। कहने का अभिप्राय है कि हम उन चीजों का मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था और जिस हाइपोथेसिस को हम क्रियान्वित किए, वह क्रियान्वित करने के उपरांत समस्या का समाधान करने में कहां तक सफल हो पाया, कहां तक सफल हो पाया और इसके अलावा और कौन के उपायों को हम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया है परिणामों और मूल्यांकन का अर्थ। परिणामों का मूल्यांकन का अर्थ उन सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण करना है जो पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण, अवलोकन, चेक लिस्ट, विद्यार्थियों की प्रकृति, रिस्पांस और व्यवहार में आए परिवर्तन से प्राप्त होता है। इससे सरल शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान में आपने जो रणनीति अपनाई वह कहां तक सफल हुई, इसका मूल्यांकन बताता है। यानी हम इसमें यह देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट किए थे, यानी हम जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम किए थे, उस प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस निर्मित करने के उपरांत हम कहां तक कैसे किस तरीके से सफल कर पाए। ठीक, यानी हमारा जो एक्शन रिसर्च है वो कहां तक सक्सेसफुल हुआ। हम इसके अंतर्गत उन्हीं चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिणामों का मूल्यांकन क्यों जरूरी है। जो परिणाम आया उसका मूल्यांकन क्यों जरूरी है। यह बताता है कि समस्या कितनी हल हुई। यह जानने में सहायता देता है कि कम से कौन से कदम प्रभावी रहे और कौन से नहीं रहे। भविष्य में शिक्षण सुधार के लिए स्पष्ट दिशा मिलती है। शोधकर्ता अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को एक बेहतर बना सकता है और विद्यालय स्तर की नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार करने में मदद मिलती है। जैसे कि इन क्लासरूम एक्टिविटीज की कोई प्रॉब्लम है जो टीचिंग या लर्निंग से रिलेटेड,
तो आप उस टीचिंग लर्निंग के प्रॉब्लम को किस हद तक किन विधियों से कैसे दूर किए, तो इसका जो परिणाम आया उस परिणामों का इवैल्यूएशन इसीलिए किया जाता है ताकि भविष्य में अगर किसी को इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना हो तो वह बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से वह उस समस्या को दूर करे। ठीक, इसीलिए हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। परिणामों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, अब जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट को, एक तो हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने के उपरांत हम यह इवैल्यूएट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो रिजल्ट पे पहुंचे हम कि हाँ दूर हो गया, तो जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अब रिजल्ट को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, तो यहां पर दिया गया पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण की तुलना। हम यह देखेंगे कि जो आपने जो एक्टिविटी किया तो वह एक्टिविटी करने से पहले जो स्थिति थी क्लासरूम की वह कैसी थी, और उस एक्टिविटी को पूरा करने के उपरांत आपका जो क्लासरूम था वह कैसा हो। जैसे आप 2 दिनों से क्लास में आ रहे थे तो आपने क्लास की स्थिति देखा रहा होगा, बेंचेस कैसे थे, एक बार नजर घुमाइए और देखिए इस तरीके से थे, नहीं थे। आज व्यवस्थित है, सही है? तो ये क्या हुआ, यही है मतलब कि परिणाम क्या ही एनालिसिस है। हम देखेंगे कि पहले कैसा था और बाद में कैसा है, यानी क्रिया से पहले और बाद में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में क्या फर्क हुआ। अंक, ग्रेड, सही गलत उत्तरों की संख्या का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे पूर्व परीक्षण में औसत अंक कितना था, पश्चात परीक्षण में औसत अंक कितना हो गया, यानी यह कितना प्रभावी रहा। ठीक, हम देखेंगे कि हमने एक जब किताबी उदाहरण दिया तो उस बात को केवल 2 बच्चे ही समझकर उत्तर दे पाए, और जब मैं एक इंडिविजुअल बेसिक और उनके एज के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स दिए, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ध्यान में रखकर जब हम एग्जाम्पल्स दिए और उनको जब चीजों को समझाए तो उत्तर देने वालों की संख्या 2 से 20 हो गई। तो यहां पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चे अपने से जुड़ी हुई चीजों को एग्जाम्पल्स के रूप में जब सुनते हैं तो वह उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जब किताबी एग्जाम्पल्स को वो पढ़ते हैं तो उतनी अच्छे से उन चीजों को नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने आपको ये वाला उदाहरण दिया था, सखी और सहेली का। इसीलिए मैंने आपको कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जो आपके लाइफ से जुड़ा हो, जो आपके एज से जुड़ा हो, या जो वर्तमान परिवेश से जुड़ा हो। हमारे लेक्चर्स में किताबी एग्जाम्पल्स आपको बहुत सुनने को कम मिलेंगे। आपके वातावरण से संबंधित, उम्र से संबंधित, आपके समझ से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज्यादा सुनने को मिले होंगे। मिले थे, ऐसा हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परीक्षणों का मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब दूसरा पॉइंट दिया है गुणात्मक डेटा का विश्लेषण। सिर्फ अंक नहीं बल्कि व्यवहार में आए परिवर्तन भी देखे जाते हैं। आप कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन का एनालिसिस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा क्लास में प्रश्न का उत्तर देते समय अगर वो असहज महसूस कर रहा है या शर्मा रहा है या खड़ा होने के उपरांत वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, हम उसके कारणों का पता लगाए और उस कारण का पता लगाने के बाद हमने कुछ विभिन्न उपाय सुझाए। उन उपायों के उपरांत हम यह देख रहे हैं कि अब वह बच्चा बहुत ही अभिप्रेरित रहता है उत्तर देने के लिए। अब वह हिचक, वो झिझक उसके मन से निकल गया है, लाज शर्म वह अब भूल गया है, अब वह बोल्ड हो गया है। तो हम
इस तरीके के व्यवहार को एनालिसिस तो कर ही सकते हैं ना। कई बार यह व्यवहार परिवर्तन क्यों होता है? आदमी में कॉन्फिडेंस की कमी कब आती है? ज्यादातर जब विषय वस्तु तैयार नहीं रहता है तब व्यक्ति, टीचर, स्टूडेंट्स अनकॉन्फिडेंट। जब आपका कमांड अच्छा है, आपने पूरा रटा है, आपको पूरा याद है, सब कुछ एकदम रटा हुआ है, आप एकदम उत्तर देने के लिए एकदम उतावले होंगे, कब हमसे पूछे कब हम बताएं, और बदलने के बाद एकदम अच्छा बन जाए हमरे पूरा वाला। होता है ऐसा ना, जब आप चीजों को याद करके आते हैं। कई बार देखिए, जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते क्लास में, ऐसे बच्चे तुरंत पकड़ा जाते हैं, क्योंकि टीचर उनके व्यवहार को समझ जाता है। वो डरे डरे से रहेंगे, सहमे रहेंगे, अनकॉन्फिडेंट रहेंगे। वही बच्चा जो होमवर्क करके आया है वो एक्टिव रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। तो इस तरीके से होता है। विद्यार्थियों की रुचि में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ाना, अधिक प्रश्न पूछना, सामूहिक कार्य में सक्रिय और कक्षा में अनुशासन में सुधार, यह सारी चीजें होंगी। देखिए होता क्या है, जब आप देखिए क्लास में 3 तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। 3 तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। एक जो कि पढ़ने में थोड़े से अच्छे होंगे और जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड्स कहते हैं। एक जो होंगे वो बेसिक होंगे, थोड़ा सा मतलब मध्यम स्तर के होंगे, ना तो बहुत तेज होंगे ना तो बहुत गधे होंगे। और एक होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। अब आपके क्लास में 3 तरह के 3 मेमोरी लेवल्स के बच्चे बैठे हैं। अब आपको क्लास में पढ़ाना है। आपने क्या किया कि जो तेज वाले बच्चे हैं आगे 2 ब्रेंच के, उनके साथ आपने उनके लेवल का पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने आपको कोऑपरेट किया, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो कोऑपरेट कर रहे हैं, आप वही जो बता रहे हैं वही आप पढ़ा रहे हैं, वो जो बता रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं। तो पीछे वाले उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो अनडिसिप्लिन होंगे। अनुशासनहीनता 2 समय आती है। एक, जिसको कुछ नहीं आता या नहीं आता वह अनुशासनहीनता करता। दूसरा, जिसको सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, वह अनुशासनहीन है। तो आप ऐसा क्या पढ़ाएं कि जो तेज तर्राक बच्चे हैं वह भी अनुशासित हो जाए कि अरे आज तो कुछ नया बता रहे सर, ये तो हम पढ़े ही नहीं। और वह बच्चे, उनको यह लगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, कुल चीज समझ में आ रहा है। तो यह बहुत कठिन काम होता है टीचिंग करना। हम बहुत से लोगों के मुंह से पढ़ते हैं कि ये सुनते हैं हम लोग, जब एग्जाम में, जब हम लोग 3rd सेमेस्टर में जब हम लोग प्रैक्टिकल लेते हैं टीचिंग का, बहुत बच्चे एटीट्यूड में आते हैं, अरे सर मैं तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हाई स्कूल पास किया तभी से पढ़ा रहा हूँ। बहुत से बच्चे आते हैं, अरे सर हम लोग तो बहुत दिनों से टीचिंग कर रहे हैं, सर हम लोग आपको तो इतने कॉन्फिडेंस में आते हैं, सर मैं संबिम में पढ़ाता हूँ, सर मैं डीपीएस में पढ़ाता हूँ। अपने आप को इतना बढ़िया प्रेजेंट करते हैं और जैसे ही हम लोग कुछ इफेक्टिव टीचिंग के एलिमेंट्स पूछ देते हैं, वो मुंह बना लेते हैं। फिर हम कहते हैं का हो संबिम, का हो डीपीएस, का पढ़ूला। पढ़ाना बहुत सरल है, समझाना बहुत कठिन है। आप शिक्षक समझाने के लिए बनते हैं, न कि पढ़ाने के लिए। समझाना एक ऐसा चीज होता है, आप बिना पढ़ाए भी समझ, बिना पढ़ाए भी आप समझा सकते हैं। तो समझाना बहुत जरूरी है। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा देगा। आप कहेंगे जो किताब में लिखा है, अरे हम पढ़ा देते, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यही हम पढ़ देते, हो गया काम। पढ़ाना तो इजी है,
आजकल तो और इजी हो गया जब से ये डिजिटल बोर्ड आ गया है। अब दूसरा है अवलोकन और चेकलिस्ट का मूल्यांकन, यानी शिक्षक द्वारा बनाए गए अवलोकन फॉर्म जैसे छात्रों की भागीदारी का स्तर, साथ ही त्रुटियों का प्रकार, कक्षा गतिविधियों में संलग्नता का विश्लेषण किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह होता है कि देखिए, अगर किताबी बातें ही हमें बतानी है तो बहुत इजी है पढ़ाना, लेकिन अगर किताबी बातों को पढ़कर उसे व्यक्ति के जीवन से जोड़कर समझाना बहुत कठिन। टीचिंग बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी। विद्यार्थियों और अभिभावकों से प्राप्त प्रतिक्रिया, क्या उन्हें नई विधि उपयोगी लगी, क्या बच्चे घर पर अब आसानी से कार्य कर पा रहे हैं, यही फीडबैक सुधार को अधिक विश्वसनीय बनाता है। परिकल्पना की पुष्टि, मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है परिकल्पना पूर्णतः सत्य था, आंशिक रूप से सत्य था या असत्य था। मतलब कुछ कुछ चीजों को सुधारा, या पूरी तरीके से सुधार दिया, या एकदम नहीं सुधारा, यानी जो आपने उपाय तैयार किए थे वह सही हुआ कि। अगला टॉपिक है परिणामों का उपयोग। अब हम लोग परिणामों के उपयोग को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, यानी हम यूज ऑफ रिजल्ट इन एक्शन। क्रियात्मक अनुसंधान का वास्तविक मूल्य इसके उपयोग में है। इसका उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना और निरंतर सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब यह नहीं है कि आप समस्या का चयन किए उसका समाधान कर दें। आप समस्या का चयन किए, उसका समाधान किए और ऐसा समाधान किए कि वह व्यवहारगत रूप से हमेशा क्लास में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, सही हो रहा है, अप्लाई हो रहा है और सही हो रहा है। अब यहां दिया गया शिक्षण अधिगम में सुधार। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया, टीचिंग लर्निंग में सुधार। मूल्यांकन से मिली जानकारी के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति बदलता है। वह समझ पाता है कि किन गतिविधियों से छात्र अधिक सीख मिलता है। इससे कक्षा का वातावरण और प्रभावी बनता है। यदि समूह कार्य से सीखने में अधिक सुधार दिखा तो शिक्षक इसे नियमित प्रक्रिया में जोड़ देगा। भाई, अगर हम आपसे जुड़ा हुआ बेसिक एग्जाम्पल्स देते हैं और आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं उस बेसिक एग्जाम्पल्स को अपने व्यवहार में, अपने क्लास में, अपने टॉपिक में शामिल कर लूंगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान। मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी किस बिंदु पर सबसे अधिक गलती, कौन कौन से विद्यार्थी अधिक सहायता की आवश्यकता रखते हैं, कौन से विद्यार्थी तेजी से सीखते हैं। साथ ही विद्यालय स्तर पर निर्णय लेना, परिणामों का उपयोग निम्न में से किया जाना, नई शिक्षण विधियों को लागू करना, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार और शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना। ठीक, ये सारी चीजें बताई गई हैं कि जो आप परिणाम तैयार करते हैं उन परिणामों से क्या क्या उपाय किया जा सकता है। आगे की क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बन जाती है। रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना, समस्या का चयन, परिकल्पना, कार्य योजना, परिणाम और निष्कर्ष। आपने इसको पढ़ा ही है। ठीक, जैसे यह विद्यालय क्या है, IIT विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्रों में उपयोग होता है। नीति निर्माण पर, यदि अनेक विद्यालयों में एक ही समस्या उजागर होती है तो शिक्षा विभाग नीति बनाता है। शिक्षक के नवाचार यानी इनोवेशन को राज्य स्तर पर अपनाया जा सकता है। जैसे आजकल क्या है, डिजिटल एजुकेशन को सरकार काफी प्रमोट कर रही है। क्यों प्रमोट कर रही है? कि वास्तव में इससे शिक्षा में सुधार आया है, शिक्षा के स्तर में सुधार आया है। अब इतना तो फैसिलिटी है ही, एक मिर्जापुर में बैठा हुआ लड़का दिल्ली के टीचर से आराम घर से बैठे पढ़ सकता है, अच्छे से अच्छे टीचर से घर बैठकर वो पढ़ सकता है। ये सब सुविधाएं तो डिजिटल एजुकेशन की है ही। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया गया है, ये तो आपको बता ही दिया गया। समस्या जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझाया गया है।
कैसे किया जाए। समस्या विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, ये क्या था, प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। परिकल्पना हमने बनाया जोर से पढ़ने की गतिविधि, लाउड रीडिंग मेथड, पढ़ने के कौशल को क्या करेगी, पढ़ाएगी। अब हमने ये देखा कि बच्चे पढ़ने में क्या है, कमजोर है, तो हमने कहा कि बेटा तुम बोल बोल के पढ़ो। कई बार घर में ऐसा होता है, कहते हैं कि अरे बोल के नहीं पढ़ो तो का घंटा याद हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि बोल कर पढ़ो तो याद होता है। फिर परिणाम हमने देखा कि पूर्व परीक्षण 30 में 10, पश्चात क्या हो गया, औसत परीक्षण के बाद पहले क्या हुआ कि जो बच्चे बोलकर पढ़ने लगे, हमने देखा कि पहले जो नहीं बोल के पढ़ते थे उसमें 10 ही लोग ठीक थे, अब बोल के पढ़ने के बाद 20 लोग का परफॉर्म आ रहा है। तो हम इस परीक्षण को क्या करेंगे, छात्रों में आत्मविश्वास और प्रवाह दोनों में सुधार होगा। तो लाउड रीडिंग मेथड को नियमित रूप से शिक्षा से जोड़ दिया जाए, कमजोर विद्यार्थियों के अतिरिक्त रीडिंग क्लास शुरू कर दी जाए। तो आप देखेंगे 6 to 8 के क्लास में लैंग्वेज, जब लिटरेचर पढ़ाते हैं हम लोग, या जब हम पोएट्री पढ़ाते हैं, या फिर जब हम आपका सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक हम बच्चों से रीड कराते हैं खड़ा होकर। इससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है। पहला तो उनका जो रीडिंग का प्रैक्टिस होता है वो बढ़ जाता है, पहला चीज। देखिए ये कितना फायदेमंद है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला कि रीडिंग जो कैपेसिटी है वो अच्छे से सुधर जाती है। दूसरा, एजिटेशन कम होता है, जो खड़ा होके बोल के में कपकपाहट होता था, घबराहट होता था, वह क्या होता है, कम होता है, कम होता है। तीसरा, क्लास पूरी तरीके से अनुशासित रहती है, सबके मन में डर रहता है कि कब हमको खड़ा कर दे, तो बहुत ध्यान से मिलाते रहेंगे, बहुत फायदा है। इसलिए कुछ विषयों में रीडिंग कंपलसरी कर दिया गया, जैसे लैंग्वेज में, लिटरेचर में, सोशल सब्जेक्ट में, हाँ, यही यहाँ पर बताया गया था। तो इस प्रकार से ये वाला जो यूनिट था हम लोग का, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का मूल्यांकन और उनका उपयोग। यह यूनिट आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने चौथे पेपर के लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम आज आपका ये सिलेबस समाप्त कर कर ही आपको छोड़ेंगे, है, क्योंकि यह मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं सोच रहा हूं कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम लोग के पास 1 घंटे का टाइम है, हम कोशिश करेंगे इस 1 घंटे में आपका सिलेबस कवर कर दें। इसके उपरांत मैं आपको हर पेपर पर एक मॉडल पेपर दूंगा, आप उस मॉडल पेपर को जरूर पढ़िएगा, ठीक। तो और आप एक बार इस लेक्चर्स को देखिए, पीडीएफ नोट्स को पढ़िए, और उसके बाद आप बताइए कि आपको यह कहां तक हेल्प किया, आप कहां तक इस क्लास से संतुष्ट हैं। आप तो मैं एक चीज और कहता हूं कि आप इस वीडियो को, जो बच्चे बीएड, डीएलएड जैसे प्रोग्राम्स को कर रहे हैं, हाँ, तो आप उनसे भी इस चीज को शेयर करिए, ताकि वह बच्चे भी इस चीज को क्या करें, पढ़ सकें। डीएलएड में भी लर्निंग का है, बहुत सारी चीजें लर्निंग का है जो आपको उसमें पढ़ना पड़ता है, लर्निंग हुआ, लर्निंग थ्योरी हुआ, जो डीएलएड में भी पढ़ना होता है। और जो आपके बीएड के साथी हैं, जो अलग अलग बीएड कॉलेज में एडमिशन्स लिए हैं, ठीक है, तो आप वहां भी इन चीजों को क्या करिए, शेयर करिए। तो तब देख लो कौन है, देखो कौन।